जो मेरे पास आया इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए वो क्वालिफाई कर गया। हमें इत्मीनान जो है किसी रैंक से आएगा, पावर से आएगा, हम सारी जिंदगी इसी तगो-दो में लगे रहते हैं। तो ही गोज टू स्कूल और ही गो टू स्कूल में डिफरेंस नहीं पता था एंड दैट पर्सन लैंडेड इन टॉप 10। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैं अब किसको कहूं कि आप ना कर। इस इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी कैसे बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस कहां से, नॉलेज, तो सारी चीजें कॉम्प्लीमेंटेड है। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं, जो सारी जिंदगी टॉपर्स रहे, उनका क्या हुआ, इस्लामियात में फेल हो गया। ये करियर काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आना चाहते मत आइए, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप काबिल तो हो, अच्छी डिग्री तो करके आए। कोई भी ग्रामर की किताब लीजिए, ग्रामर ठीक कर लीजिए। ग्रामर में क्या ठीक कीजिए, पहले सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कीजिए। अगर आप सीएसएस के सिलेबस के ऊपर जाएंगे तो इस किताब का हमें कोई वो बनता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं बनता। सिलेबस के अंदर वो टॉपिक्स ही नहीं है। जो सिलेबस के मुताबिक हमें बनती है किताबें, हम वो पढ़ेंगे। ड्रेसिंग बड़ी ही सिंपल रखनी चाहिए। लड़कियों को मोनोक्रोम सूट्स पहनने चाहिए। स्माइलिंग फेस क्या करता है, इंटरव्यूअर को बताता है कि आप कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं। मैंने बहुत सी लोगों की जिंदगियों में बहुत पॉजिटिव तब्दीली लेके आया, जो शायद वो, अगर मैं उनकी जिंदगी से तैमूर बुखारी को माइनस कर दिया जाए तो वो नहीं होंगे जो आज हैं। अस्सलामुअलैकुम, डीपी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हसीब चौधरी। नाजरीन, असरे हाजिर में पाकिस्तान में अगर सीएसएस, पीएमएस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो एक ऐसा नाम उभर कर सामने आता है जिसको कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यकीनन आप भी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। मैं बात कर रहा हूं सैयद तैमूर बुखारी की, जो सीएसएस पंडित हैं, मेंटोर हैं, उस्ताद हैं, आर्मी में सर्व कर चुके हैं, पुलिस में सर्व कर चुके हैं, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, और साथ साथ अभी ब्यूरोक्रेसी को परसू भी कर रहे हैं, करियर काउंसलर भी हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है जो इनके क्रेडिट पर निकल कर आती है। तो इनसे जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे पास किया जाए, और इस हवाले से जितने भी आपके सवालात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बिना वक्त ज़ाया किए सैयद तैमूर बुखारी साहब को वेलकम करते हैं और पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो मुझे अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइएगा कि सैयद तैमूर बुखारी बना कैसे। आप सीएसएस पंडित हैं, मेंटोर हैं, उस्ताद हैं, एक लंबा चौड़ा करियर, तो ब्यूरोक्रेसी से आप इसमें कैसे आए कि आपको लगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सीएसएस एस्पायरेंट्स मजीद तैयार करने चाहिए? मेरी जिंदगी का जो क्रक्स है, मैं ये समझता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ एक लाइन के ऊपर, वही है कि यू डू नॉट चूज लाइफ, लाइफ चूजेस यू। हुआ क्या कि जिंदगी के अंदर आपने देखा कि मैंने, आप जैसे आपने मेरे तारुफ में बताया कि अगर किसी इंसान को बताया कि मैंने जिंदगी में ये किया तो शायद वो बिलीव ना करे, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे हो गया। मैं आगे चलता हूँ, मैं पिछले करियर्स की बात नहीं करता। जब मैं ब्यूरोक्रेसी में आया, जब मैंने सीएसएस किया 38 कॉमन में 2009 में, मैंने जब क्वालिफाई किया तो उस साल जो है उसके फौरन ही मेरे पास जो लोग आ रहे गए, के दोस्तों के बहन भाई, और इस तरह उन्होंने कहा जी इनको पढ़ा दो, इनको थोड़ा सा गाइड कर दे। मैंने उनको गाइड करना शुरू किया, तो जो मेरे पास आया इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए वो क्वालिफाई कर गया। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को लेके आए, और इस तरह बहुत जो है ना चीजें बढ़ती गई, कारवा बढ़ता गया, और आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा हो गया कि फिर मुझे जो है ना, मैं नाम मेरा जो है इस वजह से मशहूर हो गया कि बजाय मैं एक सिविल सर्वेंट होता तो एज ए सिविल सर्वेंट का मेंटोर जो था, मैं उसके हवाले से मैं मशहूर हो गया, और इस तरीके से मेरा जर्नी जो है था। सर सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसको किया? आपने बड़े ज़्यादा करियर देखे, आप पुलिस में गए, आर्मी में गए, और अब आप जो एक उस्ताद की हैसियत से मजीद बच्चों को तैयार करें, तो किस हवाले से आप कहेंगे यार ये करियर बड़ा मज़े का रहा मेरा? अच्छा देखिए, करियर हम क्यों चूज करते हैं? हम सारी जिंदगी कंटेंटमेंट कि उसके पीछे भागते रहते हैं। शुरू में जब मैं यंग था तो लोगों ने कहा कि शायद आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, आर्मी में जाएंगे तो आपको कंटेंटमेंट मिलेगी। अब मुझे यंग बॉयज़, मैं गया वहाँ पर कंटेंटमेंट नहीं मिली। फिर हमने जो है ना, फिर बाद में करियर को जो है चेंज करते रहे। हमें लगता है कि शायद जो इत्मीनान जो है वो हमें पैसे से आएगा, हमें इत्मीनान जो है किसी रैंक से आएगा, पावर से आएगा, हम सारी जिंदगी इसी तगो-दो में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे इत्मीनान तब फील हुआ पर्सनली, यार इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जब किसी को, मैं ऐसे इंसान को जिसको लिखना पढ़ना क्या, उसको अपने बारे में कुछ, उसके बिल्कुल वो डायरेक्शन लेस था, उसकी मैंने जिंदगी चेंज कर दी, उसकी जिंदगी तब्दील कर दी, और उसके सही राह पे लगा दिया, उसको सही करियर काउंसलिंग की, और वो उसकी एक बहुत अच्छी जॉब हो गई, सिविल सर्विस में आ गए। और इस तरीके से मुझे पता चला असली कंटेंटमेंट जो है वो तब आई मुझे कि जब मैंने लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाना शुरू की, तो वहां से चीजें चेंज हो गई, तब्दील हो गई। ठीक है सर। अच्छा, मुझे अब सीएसएस की हम अगर बात करें तो मुझे ये बताइएगा सीएसएस करे क्यों? आप देखें कि 100 में से सिर्फ 2 लोग पास होते हैं। जी जी। लोग सर 10-10 साल, 8-8 साल अपनी जवानियां इसमें लगा डालते हैं। सर वाकई वर्थ इट है? करना भी चाहिए सीएसएस? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया आपने। देखिए, इस बात को ना थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा।
पाकिस्तान के हवाले से सीएसएस पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान में हमें देखते हैं कि अगर आप जो एफएससी कर रहे होते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और तीसरी एक ऐड की हुई है उन्होंने कि अभी कंप्यूटर साइंस की ऐड कर लें। इवन इफ यू ग्रेजुएट एज कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट होते हैं वहां से, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। आपके पास क्या करियर बच जाएगा कि आप जो है आपको सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो, आपको जो है ना जो है लॉन्गेविटी ऑफ जॉब हो, और उसके बाद जो है आप सर्व कर सके लोगों को। पहली बात तो ये हो गई। तीन चीजें अब लोग कंपेयर करते हैं इनका दूसरे करियर के साथ। पहली जो है यहां पर मैं पुश फैक्टर पे बात करूंगा कि हमारे पुश फैक्टर क्या है कि हमें जॉबलेसनेस है पाकिस्तान के अंदर। अब यहां पे सीएसएस के अंदर आ जाएंगे, अब वर्थ इट है या नहीं उस पर बात करते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शंस क्या है, बाहर चले जाएं। बाहर जाकर क्या करेंगे? आपने देखा कि बहुत सारे बाहर के ग्रेजुएट जो है वहां से ग्रेजुएट होकर वहां पर भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो पहली बात तो है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, मैं ओपनली बात करूंगा। जब सेकंड जो है आपका टीयर जब आता है तो उसके अंदर यह है कि आप लोगों को सर्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने इतने सारे जो है ना करियर डिफरेंट चूज किए और एंड में लोगों की सर्विस मेरे जिम्मे इस तरीके से लगा दी गई कि मैं लोगों की जिंदगी तब्दील करूं या उनके उनके मेंटोर, उनके करियर काउंसलर के तौर पर आऊं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। तो हाँ, अगर आपको एज ए सिविल सर्वेंट जिंदगी में एक दफा भी सेटिस्फैक्शन मिली तो आपकी सारी जो है ना आपकी तमाम जिंदगी का जो है ना आपको लगता है कि मैंने वाकई कुछ पा लिया सिविल सर्विस के अंदर, तो इसलिए वर्थ इट होता है। अगर आप इस हवाले से बात कर रहे हैं कि आपको जो है ना सर जवानी लग जाती है सर। अच्छा, तैयारी के हवाले से देखिए, जवानी लग जाती है, आपने बड़ी बात की। कुछ लोगों के 4 महीने हैं, कुछ लोगों के 10 साल। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये नहीं है कि सारों की जवानी लगे। अगर जवानी लगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। देखिए एक बड़ी मशहूर लाइन है, फॉर्च्यून लिव्स इन लेबर शेल, यानी कि जो कामयाबी है वो किस में पिना है, वो मेहनत में है। एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जब आखिरी में 10 साल के बाद भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है ना पीछे वाला जर्नी सारा भूल जाता है कि आप क्या है। फर्ज कीजिए हम बीमार होते हैं, हम बीमारी का हमारा लंबा अरसा चला, हमने बड़ी फाइट की बीमारी के साथ, और हम जब सेहतमंद हो गए तो हमें याद रहा हम बीमार हैं। अंत भला तो सब भला। यस एग्जैक्टली। तो हमें जो है क्या फील होता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो इसलिए वर्थ इट है कि यहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी भी है, सर्विस के चांसेस भी मिलते हैं, लोगों को आपको जो है ना तब्दीली लाने का मौका मिलता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तब्दीली लाना तो बहुत जरूरी है, आपको पता है। हमने देखा होगा, आपने देखा होगा अक्सर कि हम लोग बड़ा कंडेम करते हैं कि सिविल सर्वेंट ने ऐसे कर दिया, सिविल सर्वेंट करप्ट है, सिविल सर्वेंट्स ने ये कर दिया। तो अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए सिविल सर्विस और तब्दील कर दीजिए। आम तासुर भी सर यही है इनके बारे में कि बड़े एरोगेंट होते हैं, छतरी भी अपनी खुद नहीं उठाएंगे, वो भी इनका मुलाजिम उठाएगा, फिर दरवाज़ा इनका मुलाजिम खोलेगा। सर ये रवैया कहाँ से परवान चढ़ता है? कोई तैयारी स्पेशल होती है इनकी? नहीं, कोई तैयारी नहीं है। देखिए ना ड्यूरिंग द जो है ना आपकी प्रिपरेशन दैन ट्रेनिंग है और जॉब जो है नहीं होती। असल में इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर अब माशरे के ऊपर देखें कि जो सिविल सर्वेंट्स नहीं भी हैं, तो आपने देखा होगा काला डाला पीछे लगाया हुआ है, 2-4 गार्ड रखे हुए हैं और बाबू बने हुए हैं, दरवाजा खुलवा रहे हैं। तो वो कुछ माइंडसेट के लोग जब इस तरह के आते हैं तो उनके अंदर देखिए वो मुआशरा आपको दे रहा है, ना कि सिविल सर्विस दे रही है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट सिविल सर्विस। तो वो मुआशरे की बात तो हम कर सकते हैं, सिविल सर्विस की बात नहीं कर सकते। मैं उस वक्त मानता इसको कि सिर्फ सिविल सर्वेंट इसको कर रहे होते और बाकी मुआशरा ना कर रहा होता। आप टिकटॉक पे जाकर देखिए, आजकल तो वीगो डाला जो है ना यहाँ पर पंजाब के अंदर उन्होंने काफी खत्म करने की कोशिश की इसको, कि असले की नुमाइश और चीजें सारे हम इंसान पाकिस्तानी जो है अमूमी तौर पर गलत बात है जिसको ठीक होना चाहिए। एक तासुर ये है कि अगर हम असले की नुमाइश करेंगे, दरवाजा खुलवाएंगे, गाला जो है ना वीगो डाला पीछे लेके फिरेंगे, तो हमारी जो है रिकग्निशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो शायद कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ से ज्यादा लोग करते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये चलें ठीक है सर। अच्छा सर, सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, सीएसएस की जानिब ना बढ़ते हैं हम। सर मुझे आपने ये बताना है कि सीएसएस किसको करना चाहिए और किसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये मेरे लिए ना वक्त का ज़िया है। कोई ऐसा लिटमस टेस्ट है इसके लिए? देखिए, मैं पहले सोचता था, काफी लोग मेरे पास आते थे। एक दफा मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूं। मेरे पास एक स्टूडेंट आए तो उन्होंने मुझे लिख के दिखाया, तो मैंने कहा कि यार अपना इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ। मैं करता क्या हूं, मैं उनको कहता हूं कि अपनी डेली रूटीन मुझे लिख के दिखा दें, या मुझे लिख के दिखाएंगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इतना सा कहता हूं उनको मैं। अच्छा, जब उन्होंने मुझे लिख के दिखाया तो मैंने दिल में सोचा, इंसान है ना, अब कि वो होता है, कहता है यार ये क्या करेगा यार, ये जो है ना, ये हाउ कैन ही थिंक ऑफ डूइंग सीएसएस, डूइंग सीएसएस नहीं है, ज्वाइनिंग सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब मैं उसको डिस्करेज तो नहीं कर सकता था। मैंने उसको पे आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। वुड यू बिलीव वसीब कि उस लड़के ने टॉप 10 में पोजीशन ली, जिसको मैं ये बताता कि आपको जो है ना ये ग्रामर में एस और ई इसकी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, उसको ही गोज टू स्कूल और ही गो टू स्कूल में डिफरेंस नहीं पता था, एंड दैट पर्सन लैंडेड इन टॉप 10। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैं अब किसको कहूं कि आप ना करें। सर कैसे?
उसने मेहनत की, उसने एक एक चीज पढ़ी, उसने अपनी पहली जमात भी मेरे पास पढ़ी, उसने दूसरी जमात भी मेरे पास पढ़ी। हमारा मसला ये है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो हमारा जो बेसिकली सीएसएस का मसला कहां पे आ रहा है, ये जो आपने कहा ना फेलियर रेट कहां पे है। हमारा आपको पता है कि ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश में होती है, लेकिन आपको पता है आप भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूं, यूनिवर्सिटी से कितने ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अंग्रेजी में तारुफ लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। अभी इस बात को छोड़ दीजिए अंग्रेजी कॉलोनियल जो है ना जबान है या नहीं है, लेकिन हमारा निजाम अंग्रेजी में है और हमारा सीएसएस का जो इम्तिहान है वो भी अंग्रेजी के अंदर है। जब तक आपको वो नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेपिंग स्टोन जो है वो ये है आपका कि आपको अंग्रेजी बेहतर आती है। ठीक है, मैं उल्टा चलता हूं, पूरे पाकिस्तान की तैयारी का तरीका का डिफरेंट है। वो कहते हैं अखबारें पढ़ें, चीजें करें। मैं कहता हूं अखबार तब पढ़ें जब आपको अंग्रेजी बेसिक आए। सर खिलाफ हो जाएंगे आपके, अखबार तो सबसे पहले कहते हैं कि अखबार जी बिल्कुल हो जाए, मैं इस पे मैं करता हूं, अखबार एंड पे पढ़ेंगे। देखिए मुझे आप बात बताइए, जब छोटा बच्चा था, जब हम गए थे क्लास के अंदर, तो हमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता था। हमें ये तो नहीं कहा कि कि यहाँ पे आगे स्पीच कर दो। इसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हैं, उनको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि मैं जाता हूं, वो जाती है, इसको उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। ठीक है सर। तो आप उसको अखबार पढ़ा के क्या करेंगे? ठीक है, पहले आप उनको टेंसेस पढ़ाइए। आपका सर उर्दू मीडियम में हम पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी भी उर्दू में पढ़ते हैं। हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, मैं उसका नाम जानबूझ अंग्रेजी ले रहा हूं, हम अंग्रेजी उर्दू में पढ़ते रहे हैं। वो जाता है, मैं जाता हूं, हम अंग्रेजी की लैंग्वेज जो हमारी लिटरेचर की क्लासेस हैं, आप जाकर देखिए वो उर्दू में पढ़ाई जा रही होती है। तो ये जो मिक्स जो लेकिन तैयारी फिर भी यहाँ पर आती है ना कि इंग्लिश कितनी देर में ठीक हो सकती है ग्रेजुएट की, पाकिस्तान का अगर आप माइंड में रखें कि हमारा तालीमी निज़ाम इस तरह का है, तो जो इसके इंग्लिश के बेसिक मसाइल में वो कितनी देर में सॉर्ट आउट हो जाते हैं? जी मैं बताता हूँ। अब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी कमिटमेंट के ऊपर। मेरे पास जो देखिए, मैंने आपको कहा ना कुछ लोग 4 महीने में कर जाते हैं, उनका प्रेक्विजिट क्या है कि वो 4 महीने के अंदर उनकी अंग्रेजी ठीक थी, उनको बेसिक नहीं करनी पड़ी। अब जिनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है वो पहले क्या करें, अभी घर में बैठे हुए होंगे, हम पैगाम दे देते हैं उनको, अभी आपके तवज्जो से घर बैठे हुए होंगे, अपने मैट्रिक के एफएससी के टीचर के पास जाएं, अंग्रेजी टीचर के पास, उनको कहें कि मुझे अंग्रेजी ऐसे पढ़ाएं जैसे पढ़नी चाहिए थी मुझे, मैंने नहीं पढ़ी। वो अंग्रेजी बेसिक्स ठीक कर लें, इतना ठीक कर लें कि अगर आपको मैं कहूं, तैमूर को कहूं कि माय डेली रूटीन में मुझे मजमून लिख के दें, तो वो 20 मिनट के लिए मुझे 2 सफ़े लिख के दे आप, और उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, तो यू आर गुड टू गो। आपको लाजमी हो आप जाना चाहिए सीएसएस के अंदर। सर कोई ऐसा नहीं है कि सर हमने जहन बनाया होता है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, ऐसे अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी की मैं बात की, अंग्रेजी का स्टेपिंग स्टोन आ गया, अब हम अगला स्टेप पे आएंगे, अब अगले स्टेप पे आएंगे, अब अगली तैयारी स्टार्ट होगी। अगले स्टेप पे हम जाते हैं। मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट कौन से रखें? आपको लगता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनके मुकाबले में दूसरों के वो कदरे, उसमें नंबर्स, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं? जी जी, कुछ है ऐसा? जी मैं बताता हूँ। देखिए सीएसएस के अंदर हमारे पास जो है वो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपल्सरी हैं और 6 ऑप्शनल्स हैं। मैं पहले कंपल्सरी की बात करता हूं ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। कंपल्सरी में पहले 2 सब्जेक्ट जो हैं एस्से और प्रेसी हैं, ठीक है, वो 100 नंबर के अंग्रेजी के दो पेपर्स हो गए। फिर आते हैं जनरल नॉलेज के 3 पेपर, उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अच्छा प्रेसी, और मुझे ये बता दें, ये जो एस्से का भी थोड़ा सा अगर बता दें, कितने के नंबर का, कितने के वर्ड्स का होना चाहिए? जी 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 मैं बताता हूँ। जो आपका एस्से होता है, जो एग्जामिनर मांगता है, वो 3 घंटे के अंदर वो आपको कहता है कि 2500 से 300 वर्ड्स का एस्से लिखा जाए, और वो 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है सर। पहले होता यह था कि पहले एक दिन में 2 पेपर्स हुआ करते थे, मॉर्निंग इवनिंग में, 9 to 12 एक पेपर और 2 to 5 दूसरा पेपर, 2 घंटे की ब्रेक के साथ। इस साल पहली दफा एफपीएससी ने डेली एक पेपर कर दिया कंपल्सरी के लिए। अब कंपल्सरी के पेपर, पहले आपका एस्से का पेपर होगा, 2500 से 300 वर्ड्स एफपीएससी मांगता है, लेकिन 3000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स जो है, लेकिन वो 3000 वर्ड्स लिखे नहीं जाते। अमूमी तौर पर मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आपको 2100 से 2400 वर्ड्स जो है, 2100 2400 वर्ड्स जो है आपको लिखने चाहिए एस्से के अंदर जो है। उसके बाद आपका आता है दूसरा पेपर। अब दूसरे पेपर के अंदर क्या होता है, एक प्रेसी राइटिंग है, एक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग है जो बचपन से करते आते हैं, ट्रांसलेशन हमने मैट्रिक में भी की होगी। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ईडियम्स होते हैं, करेक्शन होती है, पंक्चुएशन है, यानी वो सारी बातें जो हम बचपन से करते आए वही पेपर है। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा बेहतर कर देंगे और आप देखेंगे कि बस वही पेपर था। फिर आते हैं जनरल नॉलेज के पेपर, 3 पेपर्स होते हैं। जीके 1 होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल एबिलिटी के अंदर जो बेसिक अरिथमेटिक नहीं होता, जिसको हम गलत उलाम में मैथ्स कहते हैं, जनरल एबिलिटी की बेसिक सी चीजें होती हैं। और जनरल साइंस जो थी, मैट्रिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, मैट्रिक में पढ़ा हुआ हमने 8th 9th स्टैंडर्ड के अंदर, आपका सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ, वो भी अलग बात है। देन आता है जी हमारे पास जो जीके 2 है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में हमारे पास जो है इंटरनेशनल अफेयर्स, अभी जो हमारे पास जिस तरह हमारे ऑपरेशंस हुए और ईरान का जो मसला हुआ, गजा का मसला हुआ, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दी, ये वाली बातें उसके अंदर कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। देन पाकिस्तान अफेयर्स आता है। आपको पता है हम बचपन से पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते रहे हैं, वही 1857 की जंगी आजादी, वही उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, वही लखनऊ पैक्ट, एवरीथिंग इज द सेम, नथिंग न्यू। ठीक है, न्यू क्या है
कि जब लोगों ने और उसके बाद छठा इस्लामियात, इस्लामियात के अंदर भी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ज़कात, के इबादत जो हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात बचपन से पढ़ी हुई हैं हमने। सर ये सारी चीज़ें किताबें कौन सी, कोई स्पेशल किताबें होती हैं? कोई किताबें नहीं, आप बेटर की किताबों से पढ़ लीजिए, उन्होंने सिलेबस दिया हुआ, रिकमेंडेड भी किताबें दी हुई उन्होंने, वहां से पढ़ लीजिए। देखिए ये इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, नमाज रोजा हज ज़कात। अब किसी किताब के अंदर 5 नमाजों से ज्यादा नमाजें नहीं लिखी होंगी, उनके नमाज के फवाइद जो है वही लिखे होंगे, कायदे के 14 नुकात 14 ही रहेंगे, 15 नहीं रहेंगे। नेहरू की रिपोर्ट जो है वो वही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। एनालिसिस हर किताब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप पढ़ लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि मैं कोई रॉकेट नहीं बना रहा, मैं ओपनहाइमर नहीं हूं, मैं यहां पर जो है ना एक एग्जाम देने लगा हूं। तो मुझे पढ़ना तो है, ज्यादा पढ़ना है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना ठीक है। सही तरीका क्या था, बेसिक्स पहले अपनी ठीक कर लीजिए, उसके बाद आते हैं आपका जो सवाल था ऑप्शनल्स के हवाले से जो है ना उसके अंदर। ठीक है जी बिल्कुल। उसके अंदर एक बड़ी जो है ना, आप सिस्टम का फ्लॉ कहें या एनॉमली कहें, कुछ भी कह दें, कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं अमूमी तौर पर लो स्कोरिंग जाते हैं और कुछ हाई स्कोरिंग जाते हैं। मैं इस साल की एग्जांपल दे देता हूं, एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इस साल 2025 का जो रिजल्ट आया, हमें पता कैसे चलता है कि जो फेलियर की डिटेल मार्कशीट्स आती हैं, हम उनसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है। पता ये चला कि हमारे पास जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जनरली, यानी कि उसने अगर आपने बुरा पेपर भी आपको 70 नंबर दे दिए। ठीक है। और जो यूरोपियन हिस्ट्री है इस साल वो लो स्कोरिंग है, क्योंकि अगर बुरा भी पेपर अच्छा भी पेपर दिया, आपके 50 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे। ठीक है। ठीक है। पिछले साल उल्टा था। अच्छा। पिछले साल आपने बुरा पेपर यूरोपियन का किया, फिर भी आपको 70+ मिल रहे हैं, अच्छा पेपर जो है ना ब्रिटिश का किया, आपको 50। हर साल वेरी करता रहता है, कोई लिखा पढ़ा पैरामीटर कोई नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन जनरली एक रूल है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो वेरी लो स्कोरिंग गए हैं, मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो काफी लो स्कोरिंग रहा, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने लो स्कोरिंग रख के भी टॉप पोजीशन पे आ गए। तो इसलिए जो है ना, हम जो है 12 की एवरेज देखते हैं, एक आधे सब्जेक्ट के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो प्रेडिक्शन हो ना मुझे कि मैं एग्जामिनर को मूड प्रेडिक्ट कर लूंगा कि वो मेरा पेपर ठीक हो या नहीं हो। फिर दूसरा, स्टूडेंट्स की तैयारी भी जनरली होती है कि तैयारी लक भी कहीं ना कहीं फिर आ गया। जी लक का फैक्टर भी आते हैं, उसमें बात करते हैं। जब स्टूडेंट ने तैयारी कर ली, सारा कुछ कर लिया, आउटस्टैंडिंग उसने सारा कुछ कर लिया, अब वो पिछले साल, इस साल 25 के अंदर इस्लामियात पे बड़ी उन्होंने बॉटलनेक लगाई। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं, जो सारी जिंदगी टॉपर्स रहे, उनका क्या हुआ, इस्लामियात में फेल हो गए। अब वो 2-3 नंबर से, अब अगर वो पास होते, बेयर मिनिमम पे भी पास होते, तो उनके रिटर्न में इतने नंबर होते कि वो टॉप 5 या टॉप 10 में होते, इससे नीचे पोजीशन ना आती। अच्छा। अब जब ऐसे होता है कैंडिडेट के साथ, तो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर के एबिलिटीज। उनको लगता है कि मेरा जो है ना किस तरह हुआ, ये सिस्टम का फ्लॉ है। इसलिए सीएसएस ने हमें 3 चांसेस दिए हैं। अगर एक में अगर आपको मसला हो भी जाए तो आप दूसरे में चले जाए, तीसरे में चले जाए। सो इस तरीके से कोई जो है ना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसने बनाया हुआ है? मैंने। मैं बताऊंगा, पहले आइए अखबार पढ़िए, मैं कहूंगा पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़िए, मैं कहूंगा के व्हाई नेशंस फेल पढ़िए। व्हाई नेशंस फेल आप पढ़ने लगे, नेशन का आपको पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं नेशन क्या होती है, कौम क्या होती है, और आप मुझे बता नहीं सकते कौम की जो है ना डेफिनेशन। तो व्हाई नेशन फेल पढ़ के क्या करेंगे? आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का नहीं पता, और आप वाई पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़े जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? पहले बेसिक्स ठीक कीजिए और उसके बाद सेकंड स्टेप लें। सर आपने बात की कि पहले बेसिक ठीक करें, तो किताबें भी कुछ ऐसी होती हैं जो जिनका नैरेटिव जो होता है ना, वो हमारे स्टेट के नैरेटिव से अलाइन नहीं कर रहा होता। जैसे मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज़ की बुक है, तो इस तरह की जो किताबें होती हैं पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? सर किताबें बेशक पढ़ लें। देखिए के अजीज की जो मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अजीज साहब से ये पूछिए कि हिस्ट्री न्यूट्रल है? क्या हिस्ट्री मुझे बता दीजिए कि न्यूट्रल है हिस्ट्री? हिस्ट्री के अंदर कोई भी इवेंट मुझे बता दीजिए, उसके 2 वर्जन होंगे, मल्टीपल वर्जन होंगे, हर बंदा अपनी वर्जन लिखेगा, उसको आप नहीं बता सकते। आप इंडियन वर्जन देख लें, पाकिस्तानी वर्जन देख लें, एक ही इवेंट के डिफरेंट वर्जन होंगे। उन्होंने लिख दी किताब। अगर आप सीएसएस के सिलेबस के ऊपर जाएंगे तो इस किताब का कोई हमें कोई वो बनता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं बनता। सिलेबस के अंदर वो टॉपिक्स ही नहीं है जो सिलेबस के मुताबिक हमें बनती है किताबें, हम वो पढ़ेंगे। आप वैसे किताबें आप जनरल रीडिंग के लिए पढ़ लें, लेकिन इसकी एग्जाम ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज या पाकिस्तान प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके सिलेबस में आती ही नहीं है। ये इररिलेवेंट किताबें हैं। आप किताबें कौन सी पढ़िए, मैं फिर बताता हूं आपको। आपकी मैट्रिक की किताबें पढ़िए, ओए लेवल्स की किताबें पढ़िए, एफएससी की किताबें पढ़िए, पहले इस्लामियात पढ़िए, उसकी नाजिल कैली की बड़ी मशहूर किताब है, ओए लेवल्स में पढ़ी जाती है, वो पढ़ लीजिए अगर आपने पढ़नी है तो। ये वाली ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ लीजिए। ये किताबें जो है आपकी बेसिक्स ठीक कर देंगी पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। इस्लामियात की जो है ना कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए जिसके अंदर वो टॉपिक्स दिए हुए हो,
यू आर गुड टू गो सर। सर 5 किताबें भी बता दें इसी चलते कि जो स्टूडेंट आपको लगता हो कि ये 5 किताबें जो हैं ये पढ़नी चाहिए इंग्लिश की जो तैयारी, क्योंकि इंग्लिश का पर्चा ही ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा जिसको हमने हवा बनाया होता है कि यार ये क्लियर नहीं होता। अच्छा, मैं इंग्लिश के हवाले से तो किताबें कोई भी रिकमेंड नहीं करता। मैं उसको रिकमेंड ये करता हूँ कोई भी ग्रामर की किताब ले लें, ऑक्सफोर्ड ग्रामर ले लें या ठीक है। रेंड मार्टिन ग्रामर ले लें, या अपने जो है वो बेसिक जो हमारी लोकल जो किताबें लिखी हुई हैं, बहुत टीचर्स ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लिखी हुई हैं, प्रोविंसेस के अंदर लिखी हुई हैं। कोई भी ग्रामर की किताब लीजिए, ग्रामर ठीक कर लीजिए। ग्रामर में क्या ठीक कीजिए, पहले सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कीजिए कि जो है ना आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपकी जो नरेशन होती है वो ठीक होने चाहिए, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ठीक होने चाहिए, आपको पंक्चुएशन आनी चाहिए और बेसिक करेक्शन। ये 5 चीजें ठीक हो जाएंगी, आपकी अंग्रेजी ठीक हो गई। चलें। अच्छा, अब इसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है, यानी बेसिक नॉलेज, नेशन क्या है, चीजें क्या है, उसके ऊपर मैं किताबें आपको रिकमेंड कर देता हूं। और वो बड़ी छोटी छोटी किताबें हैं, 40-40, 50-50 सफ़ों की किताबें हैं, वो बड़ी बड़ी किताबें नहीं है। ठीक है सर। पहली किताब जो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, वो है लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। विल ड्यूरेंट की किताब है, बड़ी छोटी सी किताब है। उसके अंदर उसने कुछ चीजें दी हुई है। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है गवर्नमेंट एंड हिस्ट्री, गवर्नमेंट क्यों बनती है, तारीख में कैसे इवॉल्व हुई और क्या है गवर्नमेंट, क्या ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आ गया गवर्नमेंट ठीक की। है। मैं इसको पढ़ने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ना कैसे है, ऐसे आपको समझ में नहीं आई। ठीक है सर। दूसरी किताब जो है जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। देखिए आपकी जो 20वीं सदी है वो 2 चीजों में बटी रही है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग के अंदर। जिधर से जो है ना रशियन फेडरेशन थी और इधर से जो है ना हमारे पास जो है यूएसए था। तो अब कैपिटलिज्म को समझने के लिए कम्युनिज्म समझना जरूरी है। वो कहां से पढ़ेगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से पढ़ लेंगे। देन हमारे पास कुछ किताबें जो है अगर आपने जो है ना बेहतर करनी है, अगर और ज्यादा समझना है, एक किताब है जी एनिमल फॉर्म, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल की। लेकिन उसको वो तो नॉवलेट है छोटा सा, लेकिन आपने उसको पढ़ने के बाद पढ़ना है हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट इन जो है ना एनिमल फॉर्म, कौन क्या है उसके अंदर। ठीक है। वो एक एलेगरी है, तमसील है किसी के वो बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। देन एक किताब है दी प्रॉफिट, वो एक बहुत अच्छी किताब है जो है ना आपको मोटिवेट रखती है, लाइफ के बारे में लेसन देती है। क्योंकि आपका कोई भी करियर हो सर, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। आप दी प्रॉफिट पढ़ेंगे, यू विल फील एनलाइटेंड। और एक और किताब है आर्ट ऑफ वॉर जो है सन त्सू की, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। अब उसको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको उस किताब से। तो ये 5 बेसिक किताबें, बहुत छोटी सी किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बात को लंबा करूंगा। पढ़ना कैसे है किताब, पढ़ना कैसे, आप उसने लिख दिया जो है ना वो एक लाइन लिखता है कि प्लेटो सेज लिखा हुआ। अब मुझे प्लेटो का नहीं पता, मैं जाऊंगा ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पे जाकर गूगल करूंगा, सब में टाइप करूंगा प्लेटो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, प्लेटो आ जाएगा। प्लेटो कौन था, ग्रीक फिलोसफर था, किसका शागिर्द था, और सोक्रेटिस का था, किसका उस्ताद था, अरिस्टोटल का था, कौन सी किताब लिखी थी, रिपब्लिक दी लॉज लिखी उसने। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने प्लेटो की ली। ठीक है। अब इस तरीके से मैं करते करते प्लेटो, जेएस मिल या जो भी टर्म्स आएंगी वो कैप के वर्ड मीनिंग देखता कि मैंने अपने नोट्स बना लिए। अब जब मैंने नोट्स बना लिए, मैंने कॉन्सेप्ट्स आ गए, मैंने किताब को दोबारा पढ़ा, अब मुझे किताब समझ में आई। सही है। अब मेरा नॉलेज भी एनहांस हो गया और कुछ जितने भी इस्तियारे हैं कोई है वो सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं। आपको समझ, उसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। पेलोपोनेशियन वॉर का उसने लिखा हुआ तो आपको थुसिडाइड्स ट्रैप समझ में आ गया। आपने सारा कुछ पढ़ा, मिलियन डायलॉग पढ़ा आपने, एथेनियंस और स्पार्टन्स की जंग समझ में आ गई आपको। वो सारा नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में आ गया। सर क्या ही जबरदस्त आपने तरीका बताया। आपने जी आपने एक्लीज हील आपने बड़ा सुना होगा। एक्लीज हील जो है ना बड़ा ईडीएम है, कमजोर मुंह को कहते हैं। वो एक्लीज हील जो है अगर उसका हम बैकग्राउंड पढ़ लें तो पता चलेगा कि ग्रीक मिथ के अंदर एक्लीज की मां ने उसको आबे हयात में डुबकी दी, उसको पकड़ा हुआ था हील के साथ, सारा वो आबे हयात में चला गया, हील पे जो है ना उसको वो वीक पॉइंट रह गया। और जब एक्लीज को मारा गया उसको कहां पे तीर लगा, उसकी हील के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रीक हिस्ट्री पढ़ ली, ग्रीक मिथ पढ़ ली, तो मेरा नॉलेज हो गया। जब कोई ग्रीक मिथ के हवाले से कोई बात आएगी मुझे तो पता होगा। बिल्कुल सर ऐसे ही है, राइट। वो इटो ब्रूटो वाला भी है, वो जूलियस सीजर वाला, इस तरह की सारी चीजें आपने क्लियर होती जाएंगी। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ यू एनहांस योर नॉलेज। इस तरीके से आप बेसिक्स ठीक कर लें, उसके बाद फिर आगे तरीके। चलो ठीक है सर, अगर हम आगे बढ़े, आपका रिटर्न हो गया क्लियर, उसके बाद आपकी जो होती है मेरे ख्याल वो असेसमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल कि कोई अनस्टेबल बंदा तो क्लियर नहीं कर गया। तो उसमें सर मुझे बुलाते हैं, क्या करना चाहिए बंदे को, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कोई है कोई तैयारी उसकी भी? जी देखिए, साइकोलॉजिकल की कोई तैयारी नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको साइकोलॉजिकल की तैयारी करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो वो होती नहीं है, असेसमेंट होती है। देखिए कुछ ना साइकोलॉजिकल के अंदर पहले 2 दिन का होता प्रोसीजर होता था, अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट 1 दिन की है। उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट उनको कहते हैं जी हम। उसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, हमें बुजुर्गों की कि पाकिस्तान इस तरह के लोग, उसको कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं, इस तरह के हमारे रिटन टेस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होती है,
फिर एक कमांड टास्क करवाया जाता है, आजकल तो उसको डिफरेंट कर दिया, उसको मिक्स कर दिया गया है, और फिर एक साइकोलॉजिकल का इंटरव्यू होता है। ठीक है। उसके अंदर वो देखते हैं आपके अंदर कोई ज्यादा कोई एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड तो नहीं है, कोई यानी कि एक्सट्रीम कि आप जो है ना बिल्कुल शाय तो नहीं है, बिल्कुल इंतहा पसंद तो नहीं है किसी हवाले से, किसी भी हवाले से डाउन या अपर साइड पे कहीं पर तो नहीं है, आपके अंदर कोई पैथोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है, कोई क्लिनिकल इश्यूज तो नहीं है साइकोलॉजिकल, तो वो अमूमी तौर पर किसी के नहीं होते। ठीक है। अगर आप कहें कि मुझे स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो मेरा साइकोलॉजिकल में मसला हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता, इतना किसी को आज तक हुआ नहीं है। तो उसके बाद साइकोलॉजिकल एक रिपोर्ट दे देते हैं, और वो रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो रिपोर्ट जाती है पैनल के पास, और जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपकी रिपोर्ट देखते हैं, और फिर उसकी बेसिस पे तो नहीं, लेकिन उसको देखकर आपका एक आइडिया लेता है, और उसके बाद वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट करता है। इंटरव्यू सर सबसे जो मरहला हम समझते हैं ना कि वो इंटरव्यू का बड़ा हवा बनाया होता है, वो सुनने में भी आता है कि जब आपने जाना है तो नॉक नहीं करना, और जाते जाते सलाम भागते भागते नहीं करना, खड़े होकर करना है, जब तक आपको वो कहे ना कि बैठ जाएं, आपने बैठना नहीं है। तो सर इस हवाले से कितनी तैयारी करनी चाहिए, पहनना क्या चाहिए, इंटरव्यू का थोड़ा सा बता दें हमें। जी अच्छा, इंटरव्यू के वाले से आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है ना इंटरव्यू इज द इट्स इन जो आपकी असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी है। ठीक है। इट इज नॉट द असेसमेंट ऑफ योर नॉलेज, लेकिन पर्सनैलिटी के अंदर आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? नॉलेज से आएगा। ठीक, मैं दोबारा दोहराता हूं, इस इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का है। पर्सनैलिटी कैसे बेहतर होती है? कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस कहां से? नॉलेज। तो सारी चीजें कॉम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, द मोमेंट यू एंटर, पहले आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। द मोमेंट यू एंटर, तो आपकी जो पर्सनैलिटी का पहला रिफ्लेक्शन जो है, आप आते हैं तो आपके चलने से, वहां पे रुकने से, सारा कुछ आपकी पर्सनैलिटी वो असेस, एक दफा आपका जब आपके सामने कोई बच्चा आता है तो आप असेस कर लेते हैं, वो बैठेगा और पहला लफ्ज जो बोलेगा वहां से वो जो है ना उसकी असेसमेंट शुरू कर देंगे। द मोमेंट दे आर गोइंग टू से, कोई भी आपने बात करना चाहेंगे। ड्रेसिंग के हवाले से पहले आपने बात की, ड्रेसिंग बड़ी ही सिंपल रखनी चाहिए। लड़कियों को मोनोक्रोम सूट्स पहनने चाहिए, कि एक कलर के सूट, जैसे नॉर्मल सा हमारा ड्रेस होता है डिसेंट सा। और लड़कों को जो है ना कोई 3 कलर्स मैं रिकमेंड करता हूँ। एक जो है ना नेवी ब्लू कलर ले लें, सूट ले लें, और या जो है ना आप जो है ना उसके ब्लैक भी पहन सकते हैं, और साथ में चारकोल ग्रे भी ले लीजिए, व्हाइट शर्ट लीजिए, उसके बड़ी डिसेंट सी टाई लगाइए, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स, एंड दैट इज ऑल। नो एक्सेसरीज, नो वॉच, नो नथिंग, नो के रिंग्स, कुछ भी नहीं, और स्माइलिंग फेस के साथ जाइए। ठीक है। याद रखिएगा, आपके तवज्जो से मैं एक बात बताना चाहता हूं, इंटरव्यू के अंदर जो सबसे बड़ा आपका हथियार है वो स्माइल है। ठीक है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन में आप बता रहे हैं तो यू आर स्माइलिंग, यू जस्ट हैव टू पुट स्माइल, वियर अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइलिंग फेस क्या करता है? इंटरव्यू को बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आप प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं, आप डरते नहीं हैं। वो आपको ग्रिल भी करते हैं तो आप उसको जो ना बड़ा ही कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हैं। दिस इज हाउ वो क्या करते हैं कि आपको वो पसंद करते हैं। आपको जवाब नहीं भी आ रहा है लेकिन स्माइल नहीं जा रही। याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपको पसंद आना है, जवाब देकर आ जाएं, जवाब ना देकर आ जाएं, गलत जवाब नहीं देने। हम क्या करते हैं? कैन आई मेक अ गेस? हमारे बड़ी मशहूर है, मेरे एक स्टूडेंट आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि कैन आई मेक अ गेस? मैंने कहा व्हाई वुड यू मेक अ गेस इफ यू डू नॉट नो? अच्छा, अब वो लोगों ने उनकी ट्रेनिंग की हुई होती है कि अगर तुम्हें ना आए तो तुम जाके कह देना कि कैन आई मेक अ गेस, ठीक है। उन्होंने जाकर, मैं आपको असल वाकया बता रहा हूँ, वो टेस्टिफाई भी कर सकते हैं। वो इंटरव्यू में गए, उन्होंने कहा जी, अब मैंने उनको बताया ना करना, लेकिन उनको किसी ने कहा होता कि तुम कह देना। उन्होंने जाके कहा सर कैन आई मेक अ गेस? उसने कहा जेंटलमैन, चेयरमैन ने कहा जेंटलमैन, व्हाट इज द फन इन मेकिंग गेस इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग? So मेरा भी क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द फन इन मेकिंग गेस इफ यू डू नॉट नो? पोलाइटली एंड सिंपली से सर सॉरी सर आई डू नॉट नो, विद अ स्माइल, सर सॉरी सर आई डू नॉट नो। याद रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर दे डू नॉट जज यू ऑन द क्वेश्चन यू डिड नॉट आंसर, दे विल जज यू ऑन द क्वेश्चन यू आंसर्ड। इट इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। मैं आपको कहूं कि जी ये दे विल जज यू ऑन द क्वेश्चन यू आंसर्ड, ठीक है ना। अब मैं इस तरह कहूं, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, डिफरेंस है ना जी बोलने का। तो ये जो डिफरेंस है ना बोलने का, इसी को जो है ना यहीं पर आपकी असेसमेंट होती है। और जितने भी मेरे जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं, टॉपर्स थे, जितने भी रहे इंटरव्यू के अंदर, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, पढ़े लिखे भी थे, और वो स्माइलिंग फेस थे। All of them, पिछले आप रिकॉर्ड आगे देख लिए, all of them were having a smiling face। तो वो चलिए सर, अच्छा मुझे करियर काउंसलिंग के हवाले से अगर थोड़ा सा आप बता दें कि आप करियर काउंसलर भी हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप देखें कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज़ टर्म होती है, इसका भी हमने कोई जाना है किसी के पास। तो किन लोगों को आप करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, किन लोगों को आना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको सर, करियर काउंसलिंग का आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया। हमारे पाकिस्तान में फुकदान क्या है, जो ही बच्चे ने मैट्रिक ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स में भी चंद सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद जो है ए लेवल्स वाले चंद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देखेंगे, वहां पर एडमिशन नहीं है, वो अपने आप को वो फेलियर समझना शुरू कर देंगे। एफएससी वाले इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, फेलियर समझना शुरू कर देंगे। अब करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से होता यह है कि हमने एक शायर को डॉक्टर बना दिया, ठीक है, एक क्रिकेटर को इंजीनियर बना दिया।
आपने देखा कि हमारे ओलंपिक्स के अंदर जो है कोई भी हमारा कोई खिलाड़ी नहीं था। व्हाई? बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटीज जो है ना स्पोर्ट्स पे तवज्जो नहीं देती, और हमारा कोई वहां पर चला जाए कोई स्पोर्ट्समैन हमारे अंदर है तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता। ठीक है। तो करियर काउंसलिंग में पहली चीज जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्टीट्यूड है। हर बंदा हर चीज के लिए नहीं होता। मेरी मिसाल लीजिए, मैं सारी जिंदगी हिट एंड ट्रायल नहीं करता रहा। कहां से मैं मिलिट्री में गया, मैं पुलिस में गया, मैं जर्नलिज्म में गया, मीडिया में गया, उसके बाद सिविल सर्विस में गया, दोबारा सीएसएस किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। व्हाई? लोग कहेंगे वेवरिंग माइंड, मैं कहूंगा लैक ऑफ डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन लेस था। आई वाज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। मैं ऑन द मर्सी ऑफ विंड्स हूं, जहां मुझे जो है हवाएं ले जाएं। हमारे जो कौम है या हमारे स्टूडेंट जो हैं वो भी ऐसे हैं, उनको पता नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है, अगर आपने बाहर जाना है तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। What if I told you कि चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पूरी वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में आती हैं और लोगों को उसका पता नहीं है। आप जाकर उनकी जॉब प्लेसमेंट देखिए, उनकी डिग्री देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। आजकल चैट जीपीटी को तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज का, आप हैरान रह जाएंगे, इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज। और हमारी 99% लोगों को उनका पता ही नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं है उनका। देन हम कहां जाएंगे? भागेंगे अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर। वहां पर जो एक्सेप्टेंस रेट है वो लेस देन 1% है, सीएसएस से भी कम। अच्छा, फिर आते हैं यहां पे। यहां पर जो है क्या करें? आप कहते हैं जॉब्स की कमी नहीं है। हसीम, मुझे बताइए, अब मैं आपसे आकर जो है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं अभी इस पॉडकास्ट के बाद, इस महीने में देखिए कितनी जॉब्स ओपनिंग्स है। हर साल सीएसएस होता है, 3-4 सीएसएस के हैं, 3 पीएमएस के हैं, अगर लॉ किए हुए 3 पीसीएस जुडिशरी के हैं। लेस देन 2% होगा। आप सारों को तो नहीं कर सकते ना। कहते हैं 2% लोग पास हुए, 90 काबिल लोगों को करेंगे जो मेहनत करेगा। उसके बाद 1 पेपर के इतने सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट आते हैं, एफएससी से लेकर शुरू तक लेकर जो है ना 14-16 ग्रेड के टेस्ट आते हैं, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। और लोगों को पता नहीं है। और जहां पर लोग कहेंगे जी सिफारिश चलती, जी सिफारिश, यार कोई सिफारिश नहीं चलती। अगर किसी की चलती भी होगी, आप अगर मेरिट पे, आपको मेरिट पे मिल जाएगा। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, चली होंगी कुछ सिफारिशें, एक्सेप्शंस बारिंग। अगर आप मेरिट पे हैं, जो मर्जी आ जाए, सर प्राइम मिनिस्टर क्या, इवन कोई भी कहां से भी कोई आ जाए, आपके मेरिट को वायलेट नहीं किया जाएगा कभी भी। बड़े लोग पर्सनली वो करके कहेंगे। मैं अपने आप के सामने एग्जांपल हूं। आई हैव क्वालिफाइड मैंने आईसीएस भी क्वालिफाई किया। आई हैव नो सिफारिश। आई हैव क्वालिफाइड पीसीएस, पंजाब सिविल सर्विस का। आई हैव नो सिफारिश। 2 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड के सीएसएस जो है, आई हैड नो सिफारिश। ठीक है। देखिए, आप यहां पर बैठे हुए हैं, अब आप मीडिया के बारे में कहते हैं कि जनाब ये मीडिया में टैलेंट है। सर बिल्कुल सर, ऐसे टैलेंट है। सिफारिश पे शायद आपको जॉब मिल जाए, लेकिन रिटेंशन टैलेंट सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेन नहीं कर सकते। हाँ। तो ये सारी मिथ्स हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जॉब्स की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी है। आपका बच्चा जा रहा है या आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, आपको पता है आप 4 साल यूनिवर्सिटी में क्या करके आए हैं? आप जाके मास कम्युनिकेशन वालों से पता कीजिए कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जो डिफरेंस बता दो बीएस को, उनको नहीं पता होगा। घर वाले ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने डिग्री किया, जॉब नहीं मिल रही, पता ही नहीं बच्चे ने किया है। वो डिग्री पीस पेपर आपने देखा होगा, रेडी वाला खड़ा हुआ है जनाब, ये एमए पास है, उसकी एमए को उसको पूछे ना किस पे एमए की है, एमए स्टैंड्स फॉर व्हाट? वो कहेगा मास्टर्स इन आर्ट्स, उसको पूछे मास्टर आर्ट्स की स्पेलिंग लिख के दो मुझे, अंग्रेजी में कहा ना तुमने, बिल्कुल नहीं आएंगे, फिर वो रेडी लगाते हैं। सो दिस इज हाउ। और एक और मसला भी ये भी आया, ये जो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर हमने चाइल्ड लेबर शुरू कर दी है ना जी, जो है ना चाइल्ड लेबर एक बड़ा ही बुरी चीज थी। अब छोटे बच्चों से यूट्यूबिंग कराए जा रहे हैं, आप जो है ना कहते हैं कि पैसे कमा लो, पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। सर मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं कि जो कहता है कि यूट्यूबर ना बने बल्कि यूट्यूब बनाने वाले बने। आपने पूरी कौम को लगा दिया स्किल सीखे। स्किल सीखना बड़ा जरूरी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो आपको डिग्री देती है? क्या आपने सुना कि हार्वर्ड का या चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज का जो ग्रेजुएट है उसको जॉब ना मिली हो? कभी सुना आपने? कभी एमआईटी का सुना कि जॉब ना मिली हो? ये सुंदर पिचाई वगैरह ये कहाँ के ग्रेजुएट्स हैं? टॉप यूनिवर्सिटीज का मसला है। सर वो जाना भी बड़ी बात होती है। हमारे अक्सर कहा जाता है कि ये वो फ्रांस से वो ड्रॉप आउट है, फ्रांस से ड्रॉप आउट है, वहां तक पहुंचे तो सही ना, पहुंचे तो सही ना। आप वहां से ड्रॉप आउट हो गए आ जाए, फिर आप कहेंगे मैं वहां से ड्रॉप आउट, फिर आपको देखें आपको पूरी वो करेगी जो है ना, पूरी की पूरी जो है ना वर्ड करेगी। सर ये सारे के सारे मिथ बनाएगी। करियर काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आना चाहते, मत आइए, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप काबिल तो हो, अच्छी डिग्री तो करके आए, किसी भी उस पर आपको पता तो हो ना। बाकी ठीक है सर। सर वक्त की कमी है, बस आखिरी सवाल आप मुझे ये बता दें कि सैयद तैमूर बुखारी का तुर्र इम्तियाज क्या है, इस पर उसको फख्र हो कि हाँ ये काम मैंने किया है? यार मैंने बहुत सी लोगों की जिंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीली लेके आया, जो शायद वो अगर मैं उनकी जिंदगी से तैमूर बुखारी को माइनस कर दिया जाए तो वो नहीं होंगे जो आज हैं।
तो ये मेरी सबसे बड़ी कंटेंटमेंट है और मैं इसके लिए सबसे एक लफ्ज़ कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने Thank you. टाइम निकाला। आप Thank you. मेरे भी उस्ताद हैं, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ सर, जी। बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। जी, thank तो you. और आज का जो पॉडकास्ट था वो मेरा सबसे बेस्ट पॉडकास्ट था, मैं बड़ा Thank कुछ you. सीखा आज। Thank तो सर थैंक यू सो मच आपका। Thank you. आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक अपने होस्ट हसीब चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।